नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के उस कालजयी उपन्यास पर जिसने हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि सच कहूं तो भारतीय समाज की नब्ज को पकड़ लिया था। मेरा मतलब है उपन्यास गोदान। हाँ बिल्कुल, गोदान एक ऐसा नाम जो सुनते ही जहन में किसान, गांव और वो कच्ची मिट्टी की खुशबू आ जाती है। सही कहा। और हमारे पास आज एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है गोदान, एक किसान का अधूरा सपना। तो ये समीक्षा या विश्लेषण कह लें, उपन्यास की आत्मा में उतरने की एक कोशिश है। अच्छा। हाँ, और हम इसी के सहारे आज इस पर थोड़ी गहरी बात करेंगे, इसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। जरूर जरूर, क्योंकि देखिए गोदान सिर्फ एक कहानी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसे पढ़ना तो जैसे भारतीय गांव के जीवन का, उसकी सारी उलझनों का, दुख सुख का एक पूरा दस्तावेज पढ़ना है। उसमें किसानों का वो कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही गरीबी है, फिर समाज के अलग अलग लोगों का शोषण। हाँ, और वो छोटे छोटे सपने जो अक्सर टूट जाते हैं। वही वो सपने जो हकीकत की जमीन पर अक्सर दम तोड़ देते हैं। और प्रेमचंद की महानता शायद इसी में थी, है ना, कि वो आम आदमी की, खासकर किसानों की तकलीफों को इतनी सच्चाई से, इतनी बेबाकी से सामने ले आए। बिल्कुल, बिना किसी लाग लपेट के। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है कि हम गोदान के मूल तत्व को समझें, उसकी गहराइयों को टटोलें और ये भी देखें कि भाई ये उपन्यास इतने साल बाद भी इतना जरूरी क्यों लगता है, क्यों आज भी लगता है कि हमसे बात कर रहा है। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उपन्यास के केंद्र से, उसके नायक से, होरी महतो। होरी एक बेहद सीधा साधा गरीब किसान जिसके कंधों पर परिवार का बोझ है। हाँ, और दिल में बस एक छोटी सी इच्छा, एक बहुत ही मामूली सी ख्वाहिश। क्या थी वो? बस एक गाय, है ना। वो चाहता था कि मरने से पहले उसके दरवाजे पर एक गाय जरूर बंधे ताकि वो उसका गोदान कर सके, गाय का दान। सोचिए जरा, पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना, बस एक गाय। ये जो विश्लेषण है इसमें एक जगह इस बात को बहुत अच्छे से कहा गया है कि एक सपना जो इतना छोटा था कि शायद आज के जमाने में किसी के लिए कुछ भी ना हो। हाँ, लेकिन होरी के लिए वो पूरी जिंदगी का हासिल था, उसकी सार्थकता का पैमाना था। ये बात मतलब सोचने में मजबूर करती है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि होरी के लिए वो गाय सिर्फ मतलब एक जानवर या कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय के समाज में, खासकर एक किसान के लिए गाय का होना इज्जत की बात थी, प्रतिष्ठा का प्रतीक था। हाँ, संपन्नता की निशानी भी। हाँ बिल्कुल। और गोदान करना वो तो जैसे वो सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं थी, वो समाज में किसान की हैसियत पक्की करती थी। ये दिखाती थी कि उसने अपना जीवन ठीक से जिया है और अब परलोक में भी उसकी जगह पक्की है। अच्छा। तो होरी का ये सपना उसकी सामाजिक पहचान से, उसकी आत्मा की शांति से, उसके किसान होने के गौरव से जुड़ा हुआ था। उसके वजूद का सवाल था एक तरह से। ये सपना जितना मतलब छू लेने वाला है उतना ही मुश्किल है इसका सच होना। होरी की जिंदगी तो जैसे मुश्किलों और संघर्षों का एक अंतहीन सिलसिला है। हाँ, एक चक्रव्यूह जैसा जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। एक तरफ तो वो कर्ज है जो कभी चुकता ही नहीं, बढ़ता ही जाता है। दूसरी तरफ पेट की भूख है जो कभी शांत नहीं होती। हाँ, और फिर वो लोग हैं जो समाज के स्तंभ कहलाते हैं पर असल में शोषण करते हैं। जमींदार, महाजन, पटवारी, पंडित, सब के सब। हर कोई होरी जैसे किसानों पर अपना बोझ डालता रहता है। और ऊपर से सामाजिक अन्याय, जात पात का भेद, पुरानी रीतियां। ये विश्लेषण बिल्कुल सही कहता है कि ये सब मिलकर उसकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। यहाँ उस समय के सामाजिक आर्थिक माहौल को समझना बहुत जरूरी है। प्रेमचंद जिस दौर की बात कर रहे हैं वो एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ किसान मतलब बुरी तरह फंसा हुआ था कर्ज के जाल में। हाँ बिल्कुल। फसल हो ना हो, सूखा पड़े या बाढ़ आए, लगान तो देना ही है। अगली फसल के लिए बीज खाद चाहिए तो महाजन के पास जाओ। घर में शादी ब्याह हो, कोई मर जाए तो फिर कर्ज लो, और ब्याज इतना कि असल रकम कभी खत्म ही ना हो, बस ब्याज चुकाते रहो, पीढ़ियां गुजर जाएं। हाँ, पीढ़ियां गुजर जाएं। ये एक ऐसा जाल था जिसे प्रेमचंद ने बहुत बारीकी से दिखाया है। होरी इसी का शिकार है जो पूरी जिंदगी छटपटाता रहता है पर निकल नहीं पाता। और इस मुश्किल लड़ाई में होरी अकेला भी नहीं है, उसका पूरा परिवार साथ में पिसता है, खासकर उसकी पत्नी धनिया। हाँ, विश्लेषण में उसे मजबूत और हिम्मत वाली औरत कहा गया है और वो सचमुच वैसी है ना। वो होरी की तरह नहीं है कि चुपचाप सब सह ले। बिल्कुल नहीं। धनिया बोलती है, वो हालात से टकराती है, वो होरी को भी कई बार कड़वी सच्चाई का आईना दिखाती है। सही कहा। वो एक चट्टान की तरह खड़ी रहती है, परिवार को जोड़ने की कोशिश करती है।
फिर उनका बेटा है गोबर और बहू झुनिया। गोबर की सोच थोड़ी अलग है, वो होरी की पीढ़ी से अलग है। हाँ, वो गांव की इस घुटन से, इस शोषण से निकलना चाहता है, शहर भी जाता है। लेकिन शहर की अपनी मुश्किलें हैं और उसे और झुनिया को समाज के ताने भी सुनने पड़ते हैं, लोकलाज का डर, खासकर जब झुनिया बिना शादी के माँ बनने वाली होती है। हाँ, ये सारे पात्र जो हैं वो सिर्फ कहानी के हिस्से नहीं हैं, उनका एक गहरा मतलब है, एक प्रतीक है। वो धनिया, जैसे आपने कहा, वो सिर्फ एक मजबूत औरत नहीं, वो गांव की उस हिम्मत का प्रतीक है जो सब कुछ सहकर भी हार नहीं मानती। सही। वो अन्याय के खिलाफ बोलती है, भले ही उसकी आवाज ज्यादा सुनी ना जाए। गोबर नई पीढ़ी के उस कंफ्यूजन को दिखाता है, पुरानी व्यवस्था से नफरत भी है, शहर जाकर कुछ बनने की इच्छा भी है, पर साधन नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वापस उसी चक्कर में फंस जाता है। हाँ, भागना चाहता है पर भाग नहीं पाता। बिल्कुल। और होरी तो प्रतीक है उन लाखों करोड़ों बेबस किसानों का जो सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, सब कुछ चुपचाप सहते हैं, किस्मत को कोसते हैं, पर व्यवस्था से सीधे टकराने की हिम्मत या साधन नहीं जुटा पाते। हाँ, प्रेमचंद इन किरदारों से दिखाते हैं कि एक ही मुश्किल हालात में इंसान कितनी अलग अलग तरह से जीता है, सोचता है। लेकिन ये लगातार संघर्ष, ये कभी ना खत्म होने वाली निराशा, ये चारों तरफ से शोषण, आखिरकार ये होरी को अंदर से तोड़ देता है। हाँ, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। विश्लेषण में जैसे कहा गया है, वो तिल तिल कर टूट जाता है। ये पढ़ते हुए महसूस होता है। उसका शरीर जवाब देने लगता है, हिम्मत टूट जाती है। उफ। ये देखना बहुत दुखद है कि कैसे एक इंसान जिसकी बस एक छोटी सी इच्छा थी, वो धीरे धीरे बुझता जाता है। और फिर कहानी का अंत, वो तो पाठक को हिला कर रख देता है। हाँ, होरी मर जाता है और उसकी वो सबसे बड़ी इच्छा, वो सपना जिसके लिए उसने क्या कुछ नहीं सहा, कि दरवाजे पर गाय हो, उसका गोदान हो, वो अधूरा रह जाता है। अधूरा ही रह जाता है। और विडंबना तो देखिए, उसकी मौत के बाद भी पंडित और समाज के लोग धनिया पर दबाव डालते हैं कि होरी की आत्मा की शांति के लिए गोदान करो, चाहे घर का बचा खुचा बेचो या कर्ज लो। क्या कहने, ये क्रूरता की हद है। विश्लेषण की वो लाइन, वो बिना गोदान किए ही मर जाता है, उसका सपना, उसकी आखिरी चाहत अधूरी रह जाती है, सच में कलेजा चीर देती है। बिल्कुल। और यही अंत शायद प्रेमचंद के यथार्थवाद का चरम है। इसमें कोई बनावटी उम्मीद नहीं है, कोई मेलोड्रामा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन की कड़वी सच्चाई है। ये अंत सिर्फ होरी की मौत नहीं है, ये उस पूरे समाज, उस पूरी व्यवस्था पर एक जोरदार तमाचा है। हाँ, एक तीखी टिप्पणी है कि वो व्यवस्था इतनी क्रूर है, इतनी बेरहम है कि एक इंसान की सबसे मामूली, सबसे पवित्र इच्छा को भी पूरा नहीं होने देती। ये सिर्फ होरी की हार नहीं, ये उस दौर के लाखों किसानों की, शोषितों की कहानी है। प्रेमचंद हमें कोई झूठी तसल्ली नहीं देते, वो समाज का वो असली चेहरा दिखाते हैं जिसे शायद हम देखना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। और यही गोदान की असली ताकत है, प्रेमचंद की कलम का जादू। जैसा कि विश्लेषण में भी कहा गया है, ये किताब हमें दिखाती है कि गरीब के सपने कितने छोटे होते हैं और समाज उन्हें भी पूरा नहीं होने देता। कितनी सीधी सी बात लगती है, पर कितनी गहरी, कितनी चुभने वाली। ये एक वाक्य जैसे पूरे उपन्यास का निचोड़ है। सही कहा। और उनकी भाषा पर भी विश्लेषण में जिक्र है कि भाषा सरल है मगर असर बहुत गहरा। हाँ, ये तो है। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा है, रोज की बोलचाल वाली हिंदी, जिसमें अवधि का पुट भी है। कोई मुश्किल शब्द नहीं, कोई भारी भरकम बातें नहीं, लेकिन इतनी जानदार है कि पाठक को सीधे कहानी के अंदर खींच लेती है। आप किरदारों के साथ हंसते हैं, रोते हैं, उनकी चिंता में डूब जाते हैं। हाँ, वो समीक्षा वाली बात बिल्कुल सही है कि पढ़ते पढ़ते लगता है कि हम भी उसी गांव के किसी खेत में खड़े हैं और होरी के दर्द को, उसकी बेबसी को खुद महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, यही प्रेमचंद का यथार्थवाद है, जिसे कुछ लोग आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। हालांकि गोदान में यथार्थ कहीं ज्यादा भारी लगता है। वो उन लोगों की आवाज बने जिन्हें सदियों से किनारे रखा गया था, किसान, मजदूर, दलित, औरतें। उन्होंने उनकी जिंदगी के संघर्षों को, उनकी उम्मीदों को, उनकी निराशाओं को पूरी ईमानदारी से दिखाया, बिना किसी झिझक के। हाँ, उनकी सरल भाषा एक तरह का धोखा है। उसके पीछे समाज की बनावट, इंसान के मन की बातें और सत्ता के खेल की गहरी समझ छिपी हुई है। उन्होंने गांव की जिंदगी को इतनी सच्चाई और इतने विस्तार से दिखाया है कि गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि भारतीय कृषि समाज का एक समाज शास्त्रीय दस्तावेज बन गया है। सही कहा,
एक आईना है जिसमें 20वीं सदी की शुरुआत का गांव अपनी पूरी सच्चाई के साथ दिखता है। और अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर, जो ये विश्लेषण हमारे सामने रखता है और जो हमें आज के समय में भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज भी हमारे होरी जिंदा नहीं है? उफ, ये सवाल तो सीधे आज के भारत से जुड़ जाता है ना? और मुझे लगता है ये सवाल आज शायद पहले से भी ज्यादा मौजू हो गया है। क्या आज किसानों की मुश्किलें खत्म हो गई हैं? बिल्कुल नहीं, रोज खबरें आती हैं। हाँ, हम रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, कृषि संकट, किसानों की आत्महत्याएं, कर्ज का बोझ आज भी कमर तोड़ रहा है, बाजार की कीमतें उनके हाथ में नहीं है, मौसम का भरोसा नहीं रहा, सामाजिक असमानताएं भी हैं। तरीके बदल गए होंगे शायद शोषण के। हाँ, हो सकता है जमींदार की जगह किसी और ने ले ली हो, महाजन का रूप बदल गया हो, लेकिन वो जो बुनियादी संघर्ष है, अपनी जमीन बचाने का, मेहनत का सही दाम पाने का, एक इज्जत की जिंदगी जीने का, वो संघर्ष तो आज भी लाखों किसानों की जिंदगी का हिस्सा है। उनके सपने शायद बदल गए हो सकता है आज का किसान गाय की जगह ट्रैक्टर का सपना देखे या बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने का। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के रास्ते में जो दीवारें खड़ी हैं वो आज भी उतनी ही ऊंची लगती हैं। इसीलिए गोदान एक क्लासिक है, एक टाइमलेस रचना है, क्योंकि ये उन बुनियादी इंसानी संघर्षों और सामाजिक सच्चाइयों की बात करती है जो वक्त के साथ बदलती नहीं है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि गोदान सिर्फ हिंदी साहित्य के कोर्स का हिस्सा या कोई पुराना उपन्यास नहीं है। ये भारतीय समाज को, खासकर गांव के समाज की आत्मा को समझने के लिए एक बहुत जरूरी किताब है। हाँ, जैसा कि समीक्षा में कहा गया है, अगर आप हिंदी साहित्य को सच में समझना चाहते हैं या भारतीय समाज की जड़ों तक पहुंचना चाहते हैं तो गोदान पढ़ना जरूरी है। और उसे पढ़ने का अनुभव भी मतलब अलग है। ये आपको अंदर तक हिला देगा। होरी और धनिया का दुख आपको तकलीफ देगा, शायद गुस्सा भी आए व्यवस्था पर। हाँ बिल्कुल, एक बेचैनी सी होती है। लेकिन इसके साथ ही ये उपन्यास आपको इंसान की सहन शक्ति, रिश्तों की उलझनों, छोटी छोटी खुशियों के मायने और इंसानियत के कई गहरे पहलुओं से भी मिलवाएगा। विश्लेषण के शब्दों में ये किताब आपके दिल को तोड़ेगी, लेकिन आपको इंसानियत और समाज का असली अनगढ़ चेहरा भी दिखाएगी। सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। प्रेमचंद ने गोदान में दिखाया कि कैसे उस समय की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, परंपराएं, सत्ता, ये सब मिलकर एक इंसान के छोटे से छोटे सपने को भी कुचल सकती थीं। होरी का सपना बड़ा नहीं था, पर व्यवस्था ने उसे पूरा नहीं होने दिया। आज हम एक अलग दुनिया में हैं। तकनीक बदल गई है, समाज बदला है, मौके बढ़े हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वो जो टकराव है व्यक्तिगत इच्छाओं और व्यवस्था की बाधाओं के बीच, क्या वो आज खत्म हो गया है? ये सोचने वाली बात है। या फिर वो टकराव आज भी है, बस उसका रूप बदल गया है? क्या आज के मॉडर्न समाज में सपने तो शायद बड़े हो गए हैं, लेकिन उन्हें पाने के रास्ते में खड़ी दीवारें, चाहे वो आर्थिक गैरबराबरी की हों, मौकों की कमी की हों या किसी नए तरह के सामाजिक दबाव की, क्या वो आज भी उतनी ही मुश्किल हैं जितनी होरी के समय में थी?